Hello everyone. So we were discussing about production function, then we went to discuss about variable proportions, and now we will move on to least cost combination. So production theory is over, law of variable proportion and return to scale is over. Now we will move to least cost combination. Okay. So what is least cost combination? Least cost combination से आप क्या समझते हैं? देखो इकोनॉमिक्स में मैंने हमेशा कहा है, आप हमेशा पहले वर्ड को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो उसी में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लीस्ट कॉस्ट यानी कि देखो इसमें लीस्ट कॉस्ट, आपका कॉस्ट जो है वो इस तरह से लगाओ कि आपको मिनिमम कॉस्ट लेना पड़े और मैक्सिमम आपका आउटपुट आए। ओके, सो द प्रॉब्लम ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रेफर्स टू अ फर्म getting the largest volume of output from a given cost outlay on factors when they are combined in an optimum manner. So basically हमें इस तरह से फैक्टर्स पे अपनी जो कॉस्ट है उसको आउटले करना चाहिए ऑप्टिमम वे में कि हमारा जो कॉस्ट है वो तो मिनिमम लगे लेकिन उसके साथ जो आउटपुट है वो मेरा मैक्सिमम हो। ओके, उसका वॉल्यूम, आउटपुट का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो। सो इन द थियरी ऑफ प्रोडक्शन, a producer will be in equilibrium when given cost price function. He maximizes his profits on the basis of least cost combination of factor. ठीक है, so ये भी अंडरस्टूड है कि हमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन में फैक्टर्स का इस तरह से एलोकेशन करना है कि हमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यूज करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें, उसको हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। So for this, he will choose that combination of factors which maximizes his cost of production. This will be the optimum combination for him. So हमें इस तरह से चीजें सेलेक्ट करनी होगी कि हमारा आउटपुट है वो मैक्सिमम हो, तो ये ऑप्टिमाइज्ड वे में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अजम्पशन फॉर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन? देयर आर टू फैक्टर्स, हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि दो फैक्टर्स हैं, कैपिटल एंड लेबर। ओके, then second assumption we take is all units of capital and labor are homogeneous। ठीक है, तो जितनी भी यूनिट कैपिटल और लेबर में इन्वॉल्व है वो एक तरह की है, अलग अलग नहीं है, सिमिलर हैं, so they are homogeneous। okay, and third one is the prices of factors of production are given and constant। ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी जो प्राइस है वो दी हुई है और वो कांस्टेंट है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं जब भी हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, मनी कितना है हमारे पास में एट अ गिवन टाइम वो भी ऑलरेडी डिफाइंड होता है। देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मांग के चलते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिवन मनी आउटले वी ड्रॉ अ लाइन ए बी। ठीक है, हम अभी हम कर्व की तरफ देखेंगे कि किस तरह का कर्व आएगा। तो बेसिस ऑफ कॉस्ट इन प्रोडक्शन के हिसाब से हमने एक लाइन बनाई ए बी। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर द फर्म कैन नॉट चूज नाइदर कॉम्बिनेशन बियॉन्ड लाइन ए बी नॉर विल इट चूज एनी कॉम्बिनेशन बिलो दिस लाइन। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन इसके नीचे नहीं लेगा, ओके, और इसके बियॉन्ड भी नहीं लेगा। ठीक है, सो ए बी जो ये ए बी जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है उसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? फैक्टर प्राइस लाइन और कॉस्ट आउटले लाइन और आइसो कॉस्ट लाइन। इसको तीन नामों से जाना जाता है। जो ए बी जो लाइन हमने बनाई है, फैक्टर कॉस्ट लाइन, फैक्टर प्राइस लाइन, कॉस्ट आउटले लाइन और आइसो कॉस्ट लाइन। ओके, तो इसको हम आइसो कॉस्ट लाइन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि हम कैसे अलग अलग इनपुट को अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी से कैसे एलोकेट करेंगे या फिर कैसे अलॉट करेंगे। सो इट इज एन आइसो कॉस्ट लाइन बिकॉज इट रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट मे बी परचेज्ड फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम मनी अलॉटेड। ओके, अब जो स्लोप है, अब किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है? y बाई एक्स। यस, तो इसमें y क्या है हमारा? कैपिटल, लेबर, तो हम कह सकते हैं स्लोप क्या है मेरा? कैपिटल और लेबर के बीच में जो रेशियो है। द स्लोप ऑफ ए बी शोज द प्राइस रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर। सिंपल, बट कंबाइनिंग द आइसो क्वांट्स एंड द फैक्टर प्राइस लाइन वी कैन फाइंड आउट द
ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। सो ये जो आइसो क्वांट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, जो 3 आइसो क्वांट्स हैं, इसको और जो फैक्टर प्राइस लाइन है उन दोनों के इंटरसेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन को जब हम कंबाइन कर दें तब हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। ओके, सपोज मान के चलते हैं इस फिगर में जो IQ1 है वो है 1000 रुपये, 1000 यूनिट्स। ओके, IQ2 रिप्रेजेंट 2000 यूनिट्स एंड IQ3 रिप्रेजेंट्स 3000 units respectively. Okay, so in figure equal product curves IQ1, IQ2 and IQ3 represent output of 1000 units, 2000 units and 3000 units respectively. अब ये क्या है, AB जो है मेरा है वो है फैक्टर लाइन, ठीक है, एट अ पॉइंट E, ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट E है, ठीक है, फैक्टर प्राइम लाइन इज टेंजेंट टू द, टेंजेंट क्या होता है ना, ये टेंजेंट होता है। तो ये अगर मैं पॉइंट E की बात करूं तो कौन से आइसो कौन से टेंजेंट है, ये IQ2, ठीक है। सो AB इज अ फैक्टर प्राइस लाइन एट पॉइंट E, द फैक्टर प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू आइसो क्वांट IQ2 रिप्रेजेंटिंग 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब IQ3 है वो फैक्टर प्राइस लाइन AB के से बाहर फॉल कर रहा है, तो उसको तो हम चूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। So the isoquant IQ3 falls outside the factor price line AB and therefore cannot be chosen by the firm. On the other hand, isoquant IQ will not be preferred by the firm even though between R and S it falls in the factor price line. अब ऐसा क्यों? देखो R और S पॉइंट को ध्यान से देखो आप, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कैपिटल इतना है, कैपिटल हमारे पास में बहुत ज़्यादा है लेकिन लेबर सिर्फ इतने हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास में थोड़े से लेबर है और इतना सारा कैपिटल है तो आप आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है ना, आपको लेबर तो चाहिए ही चाहिए। और अगर दूसरा केस हुआ कि आपके पास में लेबर तो इतने सारे हैं, ठीक है, लेकिन कैपिटल नहीं है ना, कैपिटल नहीं, कैपिटल अब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो भी दिक्कत है। तो इसलिए R और S जो पॉइंट है हम उनको चूज नहीं कर सकते, हालांकि वो फैक्टर प्राइस लाइन पे आता है फिर भी हम उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो पॉइंट R and S आर नॉट सुटेबल बिकॉज आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग एडिशनल कॉस्ट बाय द सिलेक्शन ऑफ अ मोर अप्रोप्रिएट इनपुट कॉम्बिनेशन। सो सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा, पॉइंट E, ठीक है, क्योंकि इसके में हमें बराबर लेबर भी मिल रहा है और उसी के बराबर कैपिटल भी है, ठीक है। So point E therefore is an ideal combination which maximizes output or minimizes cost per unit. It is the point at which the firm is in equilibrium. ठीक है। So tangency हमको क्या कहती है बेसिकली, टेंजेंसी हमें ये बताते हैं कि at that point slope of factor price line AB, ठीक है, ये आपकी AB है, ये टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे जो इस फैक्टर प्राइस लाइन का जो स्लोप है और स्लोप ऑफ आइसोक्वांट IQ2 दोनों इक्वल हैं, है ना, तभी वो टेंजेंट आ रहा है। सो वी कैन से एट दैट पॉइंट द स्लोप ऑफ फैक्टर प्राइस लाइन AB एंड द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट IQ2 आर इक्वल। ओके, सो वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ फैक्टर प्राइस लाइन रिफ्लेक्ट्स द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर लाइन क्या करता है, दो फैक्टर का रेशियो रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, कैपिटल और लेबर, ठीक है। whereas the slope of isoquant reflects the marginal rate of technical substitution, ठीक है। so at the point E the ratio of prices of capital and labor is equal to marginal rate of technical substitution। so E पॉइंट पे क्या है मेरा, कैपिटल और लेबर का रेशियो इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम आइसोक्वांट्स कर्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन इज देयरफॉर गिवन बाय इक्वालिटी ऑफ द रेशियो ऑफ प्राइसेस बिटवीन एनी टू फैक्टर्स एंड द रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन देम। कैसे हम दो फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ टेक्निकली सब्स्टिट्यूट करें और
ठीक है, उनके प्राइसेस के बीच में जो रेशियो है वो दोनों अगर इक्वल हुए तब हम इस कंडीशन को हम ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन मांगते हैं। सो दिस इज द पॉइंट एट विच द फर्म इज एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी एट मिनिमम कॉस्ट। ये वो पॉइंट है जिसपे जो फर्म है मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता है एट अ मिनिमम कॉस्ट। ओके, so every firm interested in maximizing output or minimizing cost must therefore consider factor price ratio। ठीक है, सबसे पहले हमें फैक्टर प्राइस रेशियो के बारे में सोचना पड़ेगा, which tells the firm the rate at which it can substitute one factor for another in purchasing। so एक दूसरे को किस तरह से वो रेट इफेक्ट कर रहा है और एक दूसरे को हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फैक्टर्स को, अलग अलग फैक्टर्स को, वो हमें बताएगा फैक्टर प्राइस रेशियो। ठीक है, द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विल टेल द फर्म द रेट एट विच इट कैन सब्स्टिट्यूट वन फैक्टर फॉर अनदर इन प्रोडक्शन। यानी कैपिटल को आप लेबर से सब्स्टिट्यूट करेंगे या लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आपको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बताएगा। सो एज लॉन्ग एज the two are not equal, a firm can achieve a greater output or a lower cost moving in the direction of equality। Thank you very much।